हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बैच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएसएसबी की पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज देखेंगे। ठीक है, ये सीरीज हमारी होगी स्टैटिक जीके से संबंधित। ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, इससे संबंधित सारे फैक्ट होंगे। ठीक है, इससे करंट के क्वेश्चन को हमने एक्सक्लूड कर देंगे कि वो तो पुराने हो चुके हैं। ठीक है, जो भी लेटेस्ट करंट होंगे उनको हम यूज़ करेंगे, लेकिन पुराने करंट को यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ स्टैटिक जीके के हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, तो आपको वो सही करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो दूसरे लोग करेंगे और आप एग्जाम में पीछे पिछड़ जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए सीरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इसके हम जो हमारी सीरीज होगी, ठीक है, ये सीरीज हम 25% के सेट की सीरीज करेंगे। ठीक, हमारी सीरीज के प्रत्येक सेट में 25 प्रश्न होंगे। ठीक है, और इन 25 प्रश्नों को विद एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। विद एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या सहित हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। जो भी प्रश्न होगा उसके साथ संबंधित जो भी फैक्ट बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज का पहला सेट है। ठीक है, ये फर्स्ट सेट है, पहला वीडियो है। ऐसे ही हम अलग अलग सेट के माध्यम से आपके लिए 25% लेके आते रहेंगे। देखते हैं इसमें कितने सेट बन पाएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक लेटेस्ट होंगे वो तब तक अपडेट करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो सेट आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, अभी आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसा रिस्पॉन्स इस वीडियो पे देते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो दोस्तों बिना समय गवाए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है आज का। पहला प्रश्न है, गुवाहाटी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? जी दोस्तों, गुवाहाटी जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, आपको इस प्रश्न में बताना है। दोस्तों, आपको बता देंगे गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, गुवाहाटी जो है, ठीक है, गुवाहाटी कहाँ पे है? गुवाहाटी असम का एक सबसे बड़ा नगर है। ठीक, असम का सबसे बड़ा नगर है। और असम की जो राजधानी है वो कौन सी है? असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक, असम की राजधानी दिसपुर, ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। चलिए, इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों, इससे संबंधित हमारे जो फैक्ट बनेंगे वो ये बनेंगे, गुवाहाटी जो है पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, और जो असम की राजधानी है वो क्या है? दिसपुर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सनी डेज निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? दोस्तों, सनी डेज जो है वो आपको बताना है किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। दोस्तों, सनी डेज जो है वो है सुनील गावस्कर जी की आत्मकथा। ठीक है, सुनील गावस्कर जी की आत्मकथा कौन सी है? सनी डेज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, सनी डेज जो है क्रिकेटर सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। और सुनील गावस्कर की अन्य पुस्तकें कौन सी है? आइडल्स और वनडे वंडर्स। कौन सी है? आइडल्स और वनडे वंडर्स। ठीक है, और सनी डेज तो आपको बता ही दिया। तो सही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। देखिए, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये नोट करके रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 1539 में शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को हराया था? आपका प्रश्न है, 1539 में शेरशाह ने, ठीक है, हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? हुमायूं ने हराया था चौसा के युद्ध में। ठीक, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था चौसा के युद्ध में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चौसा का युद्ध हुआ कब था? देखिए, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ठीक है, और चौसा है कहाँ? अभी चौसा पड़ता है बिहार। ठीक है, आधुनिक जो बिहार है, आधुनिक बिहार में ये पड़ता है। चलिए, इनसे इंपोर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं कौन कौन से बन सकते हैं। देखिए, चौसा का युद्ध जो था मुगल सम्राट हुमायूं, ठीक है, और सूरी साम्राज्य संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक, यह युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था। ठीक है, आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव में ये लड़ा गया था। ठीक, आपको याद है ना, आधुनिक बिहार के बक्सर जिले में देखिए चौसा गांव के निकट ये लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। ठीक है, और हुमायूं को जान बचा के भगना पड़ा था। दोस्तों, इसके अलावा देखिए चंदेरी का जो युद्ध है, ठीक, इसके अलावा चंदेरी का जो युद्ध था ये जून 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर जो था उसकी विजय हुई थी। ठीक, और इसके अलावा जो घाघरा का युद्ध है, ठीक है, मई 1529 में लड़ा गया था, ये अफगानों और बाबर के मध्य हुआ था। तो इसमें बाबर की विजय हुई थी। गलत है, विजयी होगा। ठीक है,
जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच, और घाघरा का युद्ध अफगानों व बाबर के बीच। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित चोटियों में से किसे भगवान के मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित चोटियों में से भगवान के मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि भगवान के मंदिर के नाम से, ठीक है, हरदौल चोटी को जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हरदौल चोटी पड़ती कहाँ है दोस्तों? ये पड़ती है उत्तराखंड में। ठीक, ये उत्तराखंड राज्य में पड़ती है हरदौल चोटी, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है भगवान के मंदिर, यानी कि टेम्पल ऑफ गॉड। ठीक, देखिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे बनेंगे। देखिए, हरदौल चोटी को भगवान का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की मिलन घाटी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 7151 मीटर। ठीक है, इसके अलावा देखिए नंदा देवी जो चोटी है, नंदा देवी, इसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। इसके अलावा कामेट चोटी जो है, ठीक है, छोटी हो गया, ये कामेट चोटी होगा। ठीक, जो होगा चोटी, इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। ये देश की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट। ठीक है, त्रिशूल, देखिए त्रिशूल चोटी जो है, इसकी ऊंचाई है 7120 मीटर। ये भगवान शिव के नाम पे ये इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। देखिए ये उत्तराखंड में हो गई। ठीक, उत्तराखंड में हो गई, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कामेट तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और जो त्रिशूल है ये भगवान शिव के नाम पे इसका नाम रखा गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था? आपको बताना है कौन सा स्मारक जो था वो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था। ठीक है, देखिए आपको पता है कि जामा मस्जिद दिल्ली की शाहजहां ने बनवाई थी, आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, बुलंद दरवाजा शाहजहां ने नहीं बनवाया था। बुलंद दरवाजा शाहजहां ने नहीं बनवाया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये बनवाया किसने था? ठीक, बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने। ठीक, और ये पड़ता कहाँ है बुलंद दरवाजा? बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी। ठीक, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी में ये स्थित है, जो अकबर ने बनवाया था। ठीक, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बन सकते हैं वो देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं इस क्वेश्चन से। दोस्तों ये बनते हैं, शाहजहां ने अपने शासनकाल में कई प्रसिद्ध इमारतें बनवाई थी, जिसमें आगरा में ताजमहल, ठीक है, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद आदि का निर्माण शामिल है। ठीक है, इसके अलावा बुलंद दरवाजा जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी नाम स्थान पर स्थित है। ये एक दर्शनीय स्मारक है जिसका निर्माण अकबर ने 1602 ईस्वी में करवाया था। ठीक, ये इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। कब करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण? फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था 1602 ईस्वी में। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था दोस्तों? द्वितीय विश्व शुरू हुआ था 1939। ठीक, 1939, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1939 से 1945 तक चला था। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 45 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस युद्ध में दो प्रतिनिधि धुरी शक्तियां, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान शामिल थे, और इसके अलावा मित्र राष्ट्र, ठीक है, मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ शामिल थे। ठीक है, यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो 6 वर्ष तक चला था। ठीक, कितने साल तक चला था ये? 6 वर्ष तक। कब तक हुआ था? 1939 से 1945 तक। ठीक, कुल 6 वर्ष ये चला था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण है? ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण आपने इससे पूछा, आपको बताना है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है एक्स रेज। ठीक है, एक्स रेज है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगे। ठीक है, एक्स रेज जो होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बनते हैं वो है, ठीक है, वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी संचालित हो सकती हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात ये उदासीन तरंगे हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग पर कोई आवेश नहीं होता और ये उदासीन तरंगे होती हैं। ठीक है, इन तरंगों में संवेग और ऊर्जा निहित होती है। संवेग होता है और ऊर्जा होती है। ठीक है, यह प्रकाश के वेग से चलती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण है एक्स किरणें, एक्स किरणें और रेडियो तरंगे। ठीक है, रेडियो वेव्स और एक्स रेज जो होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, सारे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। अगर इसके अलावा इस वीडियो की, ठीक है, इस वीडियो की फ्री पीडीएफ देखना चाहते हैं, ठीक है, प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लोटिया। ठीक है, लोटिया लोक संगीत राजस्थान के किस महीने में गाया जाता है? आपको बताना, लोटिया संगीत लोक संगीत राजस्थान के किस महीने में गाया जाता है? दोस्तों ये गाया जाता है चैत्र महीने में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चैत्र महीने में लोटिया संगीत को गाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्ट है वो देखते हैं। देखिए, लोटिया जो लोक संगीत है राजस्थान के चैत्र महीने में गाया जाता है। इसमें स्त्रियां तालाबों और कुओं से पानी से भरे लोटे तथा कलश, ये कलश है, कलश जो कि पूजा के दौरान पानी भरने के लिए शुभ समझाने वाले बर्तन को फूलों से सजाकर लाती हैं। ठीक है, लोटिया संगीत के अंदर करती क्या है? इसमें स्त्रियां जो होती हैं तालाबों और कुओं से पानी से भरे लोटों का कलश को फूलों से सजाकर लाती हैं। ठीक है, लोटिया संगीत मेनली आपको याद रखना है होता कहाँ है? राजस्थान में मनाया जाता है और कब? चैत्र महीने में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है। लाल नदी के नाम से दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को लाल नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं? देखिए, ब्रह्मपुत्र जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक, यह तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग हिमानी, ठीक है, चेमायुंगडुंग हिमानी से होता है, जिसे इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। ठीक है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पद्मा, यानी कि पद्मा जो है, पद्मा से संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। ठीक, पद्मा यानी कि गंगा से जब ये संगम करती है तो इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ठीक है, ये गिरती कहाँ है? ये तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत से निकलते हुए ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक, हम भारत में इसे लाल नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या फैक्ट है हमारे? देखिए, कामेंग, मानस, लोहित, दिबांग और धनसिरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक, कौन कौन सी? कामेंग, मानस, लोहित, दिबांग और धनसिरी। देखिए, ब्रह्मपुत्र असम में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? असम में है। ठीक है, और ये कौन सा है? माजुली। ठीक, कहाँ? ये असम में पड़ता है। ठीक, और ये कौन सी नदी पे है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पे पड़ता है। ठीक, आपको याद रखना है, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राज्यपालों में से किसे पंजाब के तारणहार के रूप में जाना जाता है? ठीक है, राज्यपाल मतलब गवर्नर। ठीक, किन निम्नलिखित गवर्नर से किसे पंजाब के तारणहार के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका प्रश्न सही उत्तर होगा लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे। देखिए, 1863 में जो है लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु के बाद सर जॉन लॉरेंस को, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस को ही पंजाब का तारणहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान के संबंध में इसने ये हस्तक्षेप नहीं होगा, ये होगा हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी इसने किसमें? अफगानिस्तान के संबंध में। ठीक है, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। किसको? हस्तक्षेप की नीति को। अफगानिस्तान के संबंध में उसको शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब का तारणहार किसे कहा गया था? सर जॉन लॉरेंस। आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है। दोस्तों OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। दोस्तों यह है पेरिस में। ठीक है, पेरिस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। पेरिस जो हमारा पड़ता है
ये है फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। देखिए इससे इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 38 देशों की अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1961 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है फ्रांस के पेरिस में है, ठीक है। फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों संगठनों से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये नोट करके रखना है, ठीक है। रिपीट होने की संभावना ऐसे प्रश्नों की रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के तहत प्रथम समर्पित वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? क्या दोस्तों, वन और पर्यावरण मंत्रालय के तहत वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया था सर्वप्रथम? दोस्तों ये किया गया था चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के चेन्नई में किया गया था, ठीक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सदस्य प्रबंधन केंद्र पर के एक भाग के रूप में आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, ठीक। प्रथम आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना तमिलनाडु के चेन्नई में की गई थी। कहाँ की गई थी? तमिलनाडु के चेन्नई में, ठीक है। आपको ये याद रखना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तमिलनाडु के चेन्नई में प्रथम आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी स्तर पर पंचायत में सीट भरने के लिए, ठीक है, सीट भरने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? दोस्तों ये होनी चाहिए 21, ठीक है। 21 वर्ष, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 21 वर्ष की आयु में आप पंचायत के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। आपकी न्यूनतम 21 वर्ष होनी ही चाहिए। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 पंचायती राज से संबंधित है। कौन सा? 73वां, ठीक है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 क्या निर्णय 16 अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243(6) में पंचायत के सदस्य के लिए अयोग्यता के बारे में बताया गया है। किसमें? 243(6) में। और पंचायत जनप्रतिनिधि बनने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है, ठीक है। कितने वर्ष होना? 21 वर्ष होना आवश्यक है। 21 वर्ष का व्यक्ति पंचायत का जनप्रतिनिधि बन सकता है, ठीक है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है? दोस्तों वित्तीय आपात की घोषणा करने के लिए जो शक्ति प्राप्त है वो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। आपातकाल से संबंधित क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, तो इसको याद रखें, ठीक है। DSSB के बहुत सारे एग्जाम हैं, ठीक है, जो कि आगामी होने वाले हैं। तो उनके सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। जैसे कि अभी, ठीक है, दास ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होना है, दास ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होना है। और इसके अलावा PRT, PGT, टीचिंग, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, सारे एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली है। दोस्तों इसको ज़रूर देखें, ठीक है। मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मस्ट वॉच है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखने से पहले इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई। कौन कौन से? अनुच्छेद 352, ठीक है, राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, जो बहुत ही ज़्यादा विवादों में रहता है, ठीक है, वो यही है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, ठीक है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात को भी, इन सारे आपातकाल को लगाने के लिए राष्ट्रपति, ठीक है, अधिकृत है और राष्ट्रपति इनको घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वप्रेरक गुणांक का मात्रक है। आपको बताना स्वप्रेरक गुणांक का मात्रक क्या है। दोस्तों स्वप्रेरक गुणांक का मात्रक है हेनरी, ठीक है। हेनरी स्वप्रेरक गुणांक का मात्रक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कौन है स्वप्रेरक गुणांक का मात्रक? हेनरी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन की जो यूनिट है वो है हेनरी। चलिए अगला प्रश्न, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इससे संबंधित। स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरक तत्व का जो वो मात्रक है वो हेनरी है, ठीक है।
ताप का मात्रक केल्विन है, ज्योति तीव्रता कैंडेला है और विद्युत धारा एम्पियर का। ठीक है, ये सारे मात्रक हैं और यूनिट वो दी गई हैं। ठीक, आप इनको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, साइंस से फैक्ट, साइंस पोर्शन से, साइंस सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन है आपके लिए। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपको बताना साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन जो आया था वो 1928 में आया था। 1928 में ये भारत आया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, आपको ये याद रखना है। साइमन कमीशन कब आया था? ये आया था वर्ष 1928 में। चलिए इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। तो इससे संबंधित फैक्ट बनते हैं, साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को भारत के संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधारों की जांच करना था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन थे। ठीक है, इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसमें याद रखना है आपको। ठीक है, आया कब था? 8 नवंबर 1927 को गठन किया गया था और ये 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। ठीक है, आपको ये मेनली आपको याद रखना है वर्ष 1928। ठीक है, इसमें जो साइमन कमीशन था वो भारत पहुंचा था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वर्ष 1928। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, साबरमती नदी निम्न से किस पर्वतमाला से आरंभ होती है? आपको बताया ना, साबरमती नदी जो है वो किस पर्वतमाला से प्रारंभ होती है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरावली। ठीक है, अरावली पर्वतमाला से साबरमती नदी जो है वो आरंभ होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि साबरमती भारत के एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वतमाला, ठीक है, से होता है। ठीक है, और फिर राजस्थान गुजरात में दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए 371 किलोमीटर, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 371 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है ये? अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके तट पर सब गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर शहर बसे हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से शहर बसे हैं इसके तट पर? अहमदाबाद और गांधीनगर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक और लेखक की जोड़ी गलत है? आपको बताना है, पुस्तक और लेखक की जोड़ी बतानी है, कौन सी गलत है इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर जो गलत जोड़ी है वो है ए, ऑप्शन ए, गेम चेंजर कपिल देव। ठीक है, गेम चेंजर कपिल देव, इसकी ये जोड़ी नहीं है, गलत है ये। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये गेम चेंजर जो है, देखते हैं। देखिए गेम चेंजर जो है, गेम चेंजर जो बुक है ना, ये पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है। ठीक है, और इस विवादित आत्मकथा को शाहिद अफरीदी तथा पत्रकार वजाहत एस खान द्वारा लिखा गया था। ठीक है, शाहिद अफरीदी और वजाहत एस खान द्वारा लिखा गया था। गेम चेंजर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी की आत्मकथा, ये आपको याद रखना है। तो सब बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी रिपीट होने की संभावना रहती है, तो इसको आप नोट करके रखें। देखिए पालखेड़ का युद्ध कब लड़ा गया था? आपको पता है ना, पालखेड़ का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सब पालखेड़ का जो युद्ध था वो वर्ष 1728 में लड़ा गया था। ठीक है, 1728 में लड़ा गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये लड़ा गया था 1728 में पालखेड़ का युद्ध। इससे संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं वो देखते हैं, कौन कौन से फैक्ट है जो हमें। देखिए पालखेड़ का युद्ध 28 फरवरी 1728 को बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में बाजीराव प्रथम ने निजाम को पराजित कर दिया। किसकी विजय हुई? बाजीराव प्रथम की विजय हुई और हैदराबाद का निजाम इसमें हार गया था। ठीक है, निजाम के साथ मुंगी शिवा गांव की संधि हुई थी। ठीक है, मुंगी शिवा गांव की संधि आपको याद रखनी है, ये बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के मध्य हुई थी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हुई थी मुंगी शिवा गांव की संधि का। कौन से युद्ध के बाद? पालखेड़ के युद्ध के बाद। और पालखेड़ का युद्ध हुआ कब था? 1728। आपको याद रखना, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सन याद रखना है आप, 1728। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? सबसे ऊपरी परत बतानी है आपको वायुमंडल की। दोस्तों सबसे ऊपरी परत जो होती है वायुमंडल की वो होती है वायुमंडल। ठीक, वायुमंडल जो है सबसे ऊपरी परत है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। ठीक है,
इससे संबंधित फैक्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल जो है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जो कि 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, किसको कहता है? 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, ऊपरी सीमा कोई भी इसकी निर्धारित नहीं है, लेकिन 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को, अब ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है लेकिन निचली सीमा है 640 किलोमीटर। ठीक है, 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को ही वायु मंडल कहा जाता है। देखिए, सौरमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। कौन सी? सौरमंडल सबसे निचली परत है, और ये ध्रुवों पर, ठीक है, ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर होती है, ठीक, पोलर रीजन में, और विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर पर ये 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कितनी? 8 और 18। ठीक है, देखिए जैसे कि ये है, ठीक है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे ये होगी 18 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जो ध्रुव है ना, ध्रुव ये देखिए यहाँ पे ये ध्रुव है बिल्कुल ऊपर, तो ये होती है 8 किलोमीटर। यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। ठीक है, देखिए अच्छा, अगला क्वेश्चन देखने से पहले निम्न पढ़ते देख लेते हैं। देखिए, सौरमंडल की ऊंचाई देख लेते हैं, 8 से 18 किलोमीटर। ठीक, ध्रुवों पर 8 और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, और आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर, और 640 किलोमीटर के ऊपर जो भी है सीमा वो वायुमंडल कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। सबसे निचली परत सौरमंडल है, ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। ऊंचाइयाँ देख लें आप। ठीक है, ऊंचाइयाँ अब याद रखें इनका क्रॉनिकल ऑर्डर। ठीक है, सबसे नीचे सौरमंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। ठीक दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में राजयोधा द्वारा किया गया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी को मंडोर से स्थानांतरित किया था? ठीक है, आपको बताना है कि किस दुर्ग का निर्माण 1459 में राजयोधा द्वारा किया गया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी को मंडोर से स्थानांतरित किया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था? तो राव जोधा ने किया था 1459 ईस्वी में। ठीक, 1459 ईस्वी में किसने किया था? ये किया था राव जोधा ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है। चलिए इससे संबंधित फैक्ट है वो देख लेते हैं। देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग जो था भारत के राजस्थान प्रांत के जोधपुर में है स्थित। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण राव जोधा ने कब किया था? 1459 ईस्वी में किया था, जब राव जोधा ने अपनी राजधानी मंडोर से स्थानांतरित कर ली थी। ठीक, ये आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दम्फू एक दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र भारत के किस राज्य के स्वदेशी समुदाय से संबंधित है? आपको बताना है, ये दुर्लभ वाद्य यंत्र है दम्फू। ठीक है, ये किस राज्य के स्वदेशी समुदाय से संबंधित है? दोस्तों ये है सिक्किम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्किम राज्य से संबंधित है क्या? दम्फू, ये दुर्लभ वाद्य यंत्र है दम्फू। इससे इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। दोस्तों इससे इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, दम्फू एक दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र है जो कि सिक्किम के तमांग समुदाय, ठीक है, किससे? सिक्किम के तमांग समुदाय से संबंधित है। और दम्फू क्या है कि चमड़ा, लकड़ी और बांस से निर्मित एक ताल वाद्य यंत्र है। ठीक है, ताल वाद्य यंत्र है, और ये द्विपक्षीय चकती के आकार की डफली होती है। ये डफली की तरह होता है। ठीक है, डफली चपटी सी होती है ना, चकती के आकार की, वैसा होता है दम्फू। ठीक है, दम्फू आपको याद रखना है कहाँ से? सिक्किम के तमांग समुदाय से। ठीक है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व दिए गए हैं? दोस्तों आपको बताना है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व दिए गए हैं? दोस्तों ये टोटल जो तत्व दिए गए हैं आधुनिक आवर्त सारणी में वो है 118। ठीक, टोटल 118 तत्व दिए गए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड। देखिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। देखिए सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने की थी 1839 में। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, जिसमें शुरू में 94 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, और 94 से 118 तत्व प्रयोगशाला में निर्मित है। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले 94 हैं, और 94 से 118 तक वो प्रयोगशाला में निर्मित किए गए। ठीक है, इस आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। ठीक है, 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं इसमें, ये आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने की थी। कब की थी? 1839 में।
ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम्पी के रास्ते में विशाल चट्टान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, हम्पी के रास्ते में विशाल चट्टान किस राज्य में स्थित है आपको बताना है दोस्तों। ये जो है ये कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम्पी के रास्ते में विशाल चट्टान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों इसके फैक्ट देखते हैं हम। ठीक है, हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। कौन थी? हम्पी। यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। ठीक है, यहाँ का विट्ठल मंदिर एक प्रमुख स्मारक है। विट्ठल मंदिर यहाँ का प्रमुख स्मारक है। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी पर्सन के साथ संबंधित फैक्ट दिए गए हैं उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। देखिए हमारा 25वां प्रश्न है, टंगस्टन जिसका उपयोग बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, उसका गलनांक बताना है आपको। ठीक है, उसका गलनांक कितना होता है टंगस्टन का? दोस्तों इसका जो गलनांक होता है टंगस्टन का वो होता है टोटल 3380 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3338 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। किसका? टंगस्टन का गलनांक है 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। टंगस्टन अर्थात वोल्फ्राम का संकेत W से होता है। इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, टंगस्टन के दो मुख्य अयस्क कौन कौन से? शीलाइट और वोल्फ्रामाइट। ठीक है, इसका उपयोग बिजली बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो है किसी भी धातु से उच्च होता है। इसका गलनांक उच्च होता है, इसीलिए इसको फिलामेंट में यूज किया जाता है ताकि ये गल ना पाए। ठीक है, टंगस्टन याद रखना। इसके दो मुख्य अयस्क शीलाइट और वोल्फ्रामेट है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, अक्सर ये रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है और आगे भी शायद रिपीट होने की संभावना रहती है। इसके आपको संबंधित फैक्ट भी याद रखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे टोटल 21 क्वेश्चन थे। ठीक है, आपने इसको देखा फुल डिटेल के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जिस भी क्वेश्चन के बन सकते थे वो उनके हमने देखे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, आपको याद रखने हैं। DSSB की आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना अगर आप, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको आप शेयर करें, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को दोस्तों लाइक भी करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है और आपको किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए DSSB के। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने भी अभी तक लेटेस्ट जो भी रहेंगे ना वो सारे हम इस सीरीज़ में लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें और हमारी सीरीज़ को थोड़ा सा मोटिवेट भी करें। मोटिवेट आप कैसे कर सकते हैं? लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या जहाँ भी आप फेसबुक ग्रुप में शेयर करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों हमारा आज के 25 प्रश्न थे, हमने देखे फुल डिटेल के साथ। दोस्तों इसी तरह अगली सीरीज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।